नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो रेलवे द्वारा सिलेबस को डिफ़ाइन किया गया है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मात्र 3 बुक है जिसे आप यदि पढ़ते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% हो जाएगा। और यदि कोई लड़का अभी तैयारी शुरू किया है तो उसको किस टीचर से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कोर्स लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए कौन से बुक को आपको पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि आप मान लीजिए तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर पहले से तैयारी थोड़ा बहुत भी किए हैं, तो आपको ये जो वीडियो है ये रामबाण होने वाला है, क्योंकि हूबहू यही मैंने स्ट्रेटजी खुद अपनाई थी, जिससे कि जो पिछले बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके CBT 1 में मेरा जो स्कोर था वो आउट ऑफ 100 यानी 100 में 99.2821 यानी लगभग मान के चलिए कि 99.5 नंबर मेरा आया था। और अभी मैं वर्तमान में मुंबई डिवीज़न के ताप्ती सेक्शन में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बताने से पहले मैं ये बेहतर समझता हूँ कि यदि आपको कोई चीज़ आदमी बता रहा है तो उसके लिए वो कैपेबल है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए मैं कुछ हूँ नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है कभी, और मैं आपको बताने लगूँ तो फिर ये गलत है ना, तो उसका कोई वैलिड चीज़ ये है नहीं। इसलिए देख लीजिए ये मेरा स्कोर है CBT 1 का, मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। मुंबई RRB मुंबई से मैंने अप्लाई किया था फॉर्म, ये पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। CBT 1 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे भी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 2 प्रश्न जो थे वो गलत थे, इग्नोर किया गया था RRB द्वारा। टोटल 98 जो थे वो वैलिड क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 94 को अटैम्प्ट किया था। और 94 में मेरा 88 क्वेश्चन जो था वो सही था, 6 गलत था, जिससे कि निगेटिव काट कर मेरा जो मार्क्स था वो 86 आ रहा था, ठीक ना। बाकी दो क्वेश्चन जो इग्नोर था, तो 100 में आपको स्कोर बनता है, इसलिए 100 में मेरा जो प्रो रेटेड स्कोर है वो 87.75 यानी मानकर चलिए कि लगभग 88 नंबर मेरा आया था। और वही नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मेरा स्कोर था वो 99.28281 यानी लगभग 99.5 नंबर जो था वो मेरा मार्क्स था, ठीक। और अभी मैं वर्तमान में एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे मुंबई डिवीज़न में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ था पटना बोर्ड से। मैं ज्वाइन करने नहीं गया क्योंकि मैं यूपी पुलिस में मेरा हो गया था। यूपी पुलिस का ये रेजिग्नेशन लेटर देख लीजिए, त्याग पत्र है यूपी पुलिस का। जब मेरा 3 साल मैंने जॉब किया हुआ स्टेशन मास्टर पर हो गया तो मैंने यहाँ से रिजाइन दे दिया, ठीक। तो आई होप ये चीज़ समझे होंगे। मैंने सिर्फ ये इसीलिए दिखाया क्योंकि आप भरोसा कर पाएँ हमको कि जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ भरोसे के लायक है कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले 2-3 चीज़ आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। डायरेक्ट तैयारी शुरू नहीं कर देनी चाहिए। 2-3 चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले चीज़ है कि उस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, क्या है मतलब सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अनुसार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। यानी 3 चीज़ आपको तो जानना चाहिए, यानी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और देखिए, एग्ज़ाम भी निकालने के लिए 2-3 मंत्र होते हैं। एग्ज़ाम आराम से आप निकाल लेंगे, सिर्फ पढ़ाई करना ही देखिए एग्ज़ाम नहीं निकाल लेता है। बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ रहे होंगे लेकिन सबका एग्ज़ाम क्लियर थोड़ा ना होता है, सबका रिजल्ट थोड़ा ना होता है, उसमें से कुछ का होता है। तो वही कुछ एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, यानी उनका ही रिजल्ट आता है जो इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको 2-4 मंत्र बता रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। पहला है कि सिलेबस जान जाइए, ठीक। सिलेबस के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस के अनुसार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्या है मंत्र कि आपको लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिमिटेड चीज़। लिमिटेड चीज़ आपका लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे।
लिमिटेड सोर्स का अर्थ है कि मान लीजिए कि अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं तो यही लिमिटेड सोर्स हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट के लिए 4 ही बुक पढ़िए और चारों का आप 10 बार पढ़िए, ना कि चारों के लिए अलग अलग आपको 2-2 3-3 4-4 बुक पढ़ना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। लिमिटेड सोच रखिए और उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तीसरा मैं यहाँ आपको लिख दूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसी बुक में से ये भी जानना है कि हमको ये क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आपको बबुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा और यही रामबाण है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, और इन्हीं सबों चीज़ों का मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी सहायता करने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है CBT 1 के लिए, NTPC के लिए 90 मिनट का रहने वाला है, यानी 1.5 घंटा का पेपर रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें GK GS का 40 क्वेश्चन, 30 मैथ का रहेगा, 30 रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा और 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अगर सिलेबस के बारे में बात करते हैं बाबू, कि सिलेबस में देख लीजिए, तो सिलेबस में अगर मैथ में देखेंगे तो मैथ में आपको अर्थमेटिक और एडवांस सब पढ़ना है। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना है, जियोमेट्री भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है और एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी पढ़ना है। और यहाँ ETC भी लिखा है, यानी अगर कुछ छूट भी गया हो तो वो भी आपको पढ़ना है। तो यानी कहने का मतलब है कि मैथ में तो बबुआ सब कुछ पढ़ना है। वैसे ही आप रीजनिंग में भी देखेंगे तो रीजनिंग में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक ना। एक्स्ट्रा रीजनिंग में क्या होता है, SSC के अलावा इसमें रीजनिंग में आपको पजल पढ़ना हो जाता है, डाटा सफिशिएंसी पढ़ना हो जाता है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आपको प्रश्न परीक्षा में पूछता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर वही सिलेबस बात किया जाए जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस का इतना बड़ा सिलेबस है, इसको देख लीजिए, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस में सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिक, GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, सभी चीज़ों का यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक ना। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इसको आप देख सकते हैं, बाकी ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज, उसमें मैं आपको बता दूं कि वो मेरा जो टारगेट है वो आप जनरल अवेयरनेस में लगभग 30 नंबर ला देंगे। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे कि आप लगभग 28 नंबर लाएंगे और रीजनिंग में क्या करेंगे तो मान लीजिए लगभग आप 27 नंबर लाएंगे। यही मैं टारगेट लेकर आपको बता रहा हूँ। अगर टोटल आप ऐड कीजिएगा तो आपको 85 प्लस स्कोर आ जाएगा। 85 प्लस स्कोर आपका आराम से CBT 1 क्लियर करा देगा, ठीक ना। और CBT 1 ही नहीं बल्कि अब CBT 2 में इसको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि CBT 1 की ही जैसा CBT 2 भी होता है, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, यानी 100 के जगह 120 क्वेश्चन हो जाता है और थोड़ा बहुत जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ हमको कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की अगर कभी भी नहीं पढ़ा है मैथ, यानी वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसको मैथ पढ़ना है आपको। ये देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, मैथ साहिल सर NTPC सफलता बैच। ये आपको पिछले NTPC में साहिल सर द्वारा पढ़ाया गया था। ये यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं जो भी बताऊंगा आपको मिनिमम आपको कॉस्ट लगेगा, यानी बुक भी बताऊंगा तो बहुत कम दाम वाला बुक बताऊंगा और फ्री वाला चीज़ भी बताऊंगा, ठीक ना। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कभी नहीं पढ़े हैं तो सारी चीज़ यूट्यूब पर फ्री में है, ठीक। बस आपको उसको ढूंढना है और समझना है। तो आपको मैथ के लिए यहाँ पे देख लीजिए साहिल सर का है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल सक्सेस टेक पे भी डाल दूंगा। तो मैथ के लिए आपको यहाँ पढ़ना है, देख लीजिए 130 वीडियो है। 130 वीडियो में ये NTPC के लिए कंप्लीट जो है वो सिलेबस को कराए हैं, यानी सिलेबस को इन्होंने कंप्लीट कराया है। बाकी मान लीजिए कि आपने पहले से पढ़ा होगा तो फिर आपको मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक बुक आपको क्या करना है कि आपको मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक पढ़ना है। तो या तो ये रुक्मिणी का ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, यानी ये जो आदित्य रंजन सर का है। लेकिन अगर मेरी बात मानेंगे तो सबसे बेस्ट है इसमें रुक्मिणी, क्योंकि इसमें क्या किया है कि ये चैप्टर वाइज नहीं दिया है, ये चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज में क्या होता है बाबू कि आपका जो लत लग जाएगा चैप्टर वाइज बनाना, यानी परसेंटेज का सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है तो परसेंटेज बना रहे हैं। लेकिन परीक्षा में तो ऐसा पूछता नहीं है। परीक्षा में तो आपको कभी ज्योमेट्री दे देगा, उसके बाद परसेंटेज दे देगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस दे देगा, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन दे देगा, यानी अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक ना। बीच में GK भी पूछ देता है। तो कहने का
का मतलब है कि यदि आप शुरू से ही वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके लिए यही बुक प्रीफर मैं कर रहा हूं और यही सबसे बेस्ट है। तो यदि आप पहले से पढ़े हैं तो आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाइए। इसमें देखिए 3250 क्वेश्चन है। वॉल्यूम 1 को आप जितना जल्दी लगा जाइए। उसके बाद वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बहुत सारा इसका वॉल्यूम आता है, रुक्मिणी प्रकाशन है, ठीक ना। तो आप ये रेलवे गणित मैथमेटिक्स आप खरीद सकते हैं। तो मात्र एक बुक ही आपको फॉलो करना है। मानकर चलिए कि आप नहीं पढ़े हैं कभी, पहले आप मैथ नहीं पढ़े हैं, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको फिर ये आपको एक बार क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि परसेंटेज कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, तभी आगे आप फर्दर इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैंने इस चीज़ ये आपको इसका भी ये मतलब बुक का आपको होलोग्राम इसलिए लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये बुक बेस्ट रहेगा, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग में भी आपको क्या करना है कि रीजनिंग आप यदि पहले से पढ़े हैं तो आपके लिए मात्र एक बुक, वो भी आपको ये रेलवे रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हूबहू सिलेबस वही है जो पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है रेलवे द्वारा क्वेश्चन, और आपको आगे भी वैसा ही पूछा जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ला पाएंगे। मान लीजिए कि आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यही देख लीजिए, ये आपको दीपक सर द्वारा ये वाईफाई स्टडी पर ही पिछली बार पढ़ाया गया था एनटीपीसी के लिए। इसमें लगभग आपको 55 वीडियो, तो सभी वीडियो पढ़ना ही नहीं है, ठीक ना। 2-4 वीडियो ऐसे ही बहुत सारे लड़के द्वारा ये बना दिया जाता है प्लेलिस्ट, उसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर का वीडियो भी डाल दिया जाता है, तो उसके अनुसार आपको देख लेना है। तो इसको आपको फॉलो करना है, 1-2 वीडियो डेली आप देखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी यदि आप पढ़े हैं तो ये सब ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले से यदि आप रीजनिंग पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कोई भी आपको क्लास लेना नहीं है, कहीं से भी किसी का कोर्स नहीं परचेज करना है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये 150-200 रुपये का ये बुक आएगा और 150-200 रुपये का ये बुक आएगा। तो मान कर चलिए कि 200-300 रुपये में आप मैथ रीजनिंग आराम से कवर कर जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जीके का, इसलिए कि जीके जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सभी लड़के फंसते हैं। मैथ रीजनिंग तो लगा जाएंगे, वैसे भी यूपी बिहार के अगर यदि लड़के ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनका मैथ रीजनिंग मजबूत होता है, ठीक ना। पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का जो ये एनटीपीसी का वैकेंसी आया है तो पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। तो चलिए अब हम जीके का बात करते हैं। तो जीके में देख लीजिए, जीके में सब्जेक्ट वाइज अगर बात किया जाए ऑन एन एवरेज, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्या पूछता है। स्टैटिक से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं, जियोग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, साइंस से 4 से 5, पॉलिटी से 3 से 4, करेंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है और कंप्यूटर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। इसके लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक बुक पढ़िए और वो बुक है आपको लुसेंट का ये सामान्य ज्ञान, ठीक। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान बहुत पुराना हो गया, अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो परेशान नहीं होना है, मैं अपना सीबीटी 1 का पेपर भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको पेपर में यही सब पूछे जाते हैं। बस आपको पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है ये जानने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो आपको बस और यही पढ़ना है, और ये ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। बाकी देखिए, ये स्टैटिक जीके है ना, 10 से 11 क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके में भी बहुत सारे स्टैटिक जीके ऐसे होता है जो हिस्ट्री का पोर्शन रहता है। जैसे मान लीजिए कि शाहजहाँ द्वारा बहुत सारा चीज़ बनाया गया था, या अकबर द्वारा बहुत सारा प्रथाएँ चालू की गई थी, बंद की गई थी, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक में भी आएगा और आपको हिस्ट्री में भी आएगा। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको परेशान नहीं होना है, फर्दर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपको एक बुक पढ़ना है और वो भी लुसेंट का सामान्य ज्ञान। तो मैंने आपको 3 बुक बोला था, और वो 3 बुक ये है कि मैथ के लिए प्रीवियस ईयर ये आपका रुक्मिणी का ले लीजिए, रीजनिंग के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर रुक्मिणी का ले लीजिए, और जीके के लिए आप ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। क्लियर। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। और ये जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ जीके के लिए बबुआ, ये अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप 30+ नंबर ला देंगे। अगर और इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं तो आप 32 या 33 नंबर लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एकदम पागल हो जाना पड़ेगा, ठीक ना। और भाभा नहीं बनना है। आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो या मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आप जहाँ से ज़्यादा अचीव कर सकते हो नंबर, उस पर फोकस कीजिए। आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि ये जो मैथ और रीजनिंग है इनके फिक्स क्वेश्चन होते हैं और फिक्स आंसर भी आते हैं। बाकी जीके में यदि आपको आता भी रहेगा तो आप कन्फ्यूजन में गलत कर पाओगे, वो गलत कर दो, मतलब गलत हो जाता है एग्जाम में। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। यदि आप जीके में ऑब्जेक्टिव भी चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये देख लीजिए, ये खान सर का ये है रेलवे 15,000
प्लस क्वेश्चन वाला बुक, ये साइंस प्लस जी के इसमें है, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक ना। तो आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो एक बुक एक्स्ट्रा इसको भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक। देखिए, इसके अलावा करेंट अफेयर्स बचता है, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ठीक, स्टैटिक जीके। तो करेंट अफेयर्स के लिए बाबू, करेंट अफेयर्स के लिए अभी से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये किसी को पता नहीं रहता है। रेलवे में जो होता है वो रेलवे का एग्ज़ाम कभी 2 साल पर 3 साल पर भी लेता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर ये सब चीज़ हो जाए। लेकिन जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा, आपको करेंट अफेयर्स वहाँ से कोई भी हाफ ईयरली या फिर ईयरली मैगजीन लेकर शुरू करना है। अभी आपको करेंट अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, टॉपिक होता है, जैसे कि मान लीजिए IPL हो गया, अवार्ड हो गया, नियुक्तियाँ हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, बजट हो गया, ये साल में एक ही बार होता है। यानी IPL होगा तो साल में एक ही बार होगा, बजट भी पेश किया जाएगा तो एक ही बार पेश किया जाएगा, कोई संयुक्त अभ्यास भी होगा, मान लीजिए भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ कोई, तो वो एक ही बार होगा। नियुक्ति किसी का हो गया, जैसे मान लीजिए कभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं, तो वो अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वो 5 साल के लिए बने हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यूट्यूब से आप सर्च कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि मंथली वाइज आप करंट अफेयर्स पढ़ने लगिए या फिर वार्षिकांक अभी से पढ़ने लगिए, वो रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे और NTPC या फिर RPF कुछ भी, तो जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है तब तक मेरे अनुसार करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत मतलब वो नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है, या देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और 3 से 4 क्वेश्चन के लिए मतलब PCS वाला रूल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके का। तो देखिए स्टैटिक जीके भी बहुत आपको कुछ नहीं करना है। स्टैटिक जीके का ये देख लीजिए विषय सूची में आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टैटिक जीके में ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका मैं एक बुक आपको यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको इसका PDF डाल दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इससे बाहर आपको स्टैटिक जीके भी एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके का इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितने भी स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, टॉपिक हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। साइंस एंड टेक हो गया या फिर बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन, वो इसमें आपको इंक्लूड है, ठीक। अब देखिए मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दे रहा हूँ। कुछ लड़के यहाँ डाउट करेंगे लूसेंट पे लेकर। तो देखिए मेरा ये खुद का पेपर है, ये देख लीजिए। मेरा पेपर था आपको 10 फरवरी को 2021 को 10:30 से 12 PM, यानी पहली शिफ्ट में पेपर था। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो भी जीके का क्वेश्चन पूछा था वो आपको लगभग सभी क्वेश्चन जो थे वो आपको लूसेंट से ही थे। जैसे ये देख लीजिए CO2 के बारे में लिखित में से क्या सही है, तो इसमें सही था CO2 को ठोस रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये कि आराम से लूसेंट बुक में मिल जाएगा यदि आप पढ़ेंगे तो। साइंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। एक चीज़ और, साइंस के लिए लूसेंट अलग से नहीं, जो इस लूसेंट में दिया है सामान्य ज्ञान वाले में, यही वाला साइंस आपको पढ़ना है, ठीक ना। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, देखिए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में लिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, क्योंकि बाबू वो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं, यहाँ लिखा है, जबकि वो घोषणा कर सकते हैं, तो ये गलत है, इसलिए ये आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये पूछ रहा था कौन गलत है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा किससे, लूसेंट से मिल जाएगा, ठीक ना। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये तो करंट अफेयर्स का है, बुकर पुरस्कार पूछा है। ये देख लीजिए, ये भूगोल में आपको मिल जाएगा। एंडीज पर्वत ये है, गलत दिया है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील दे दिया है। उसके बाद और क्वेश्चन देख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, ये भी आपको मिल जाएगा लूसेंट में। ये पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक ये भी विष्णु शर्मा, ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ये USA दे दिया है, ये गलत दे दिया है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो महानदी का है। महानदी हिमालय से नहीं निकलती है। ये देख लीजिए कौन से जो है सम्राट राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो MBT किया था। तो यानी कहने का मतलब है कि ये मैं थोड़ा सा दिखा दिया आपको ओवरव्यू के तौर पे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, या आपको मैं बता दूं कि 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो लूसेंट से आपको देखने को मिल जाएंगे। और वही जो 10% क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आप समझ सकते हो, जैसे साइंस एंड टेक हो गया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं स्टैटिक जीके TCS का, वो आपको इन सारे टॉपिक से देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बुक का PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो बस आपको इतना ही फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतना आप यदि 1 से 2 महीना आप रेगुलर
तैयारी करेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो मार्क्स है ना, यदि आप 2 से 3 महीने बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो किसी भी मॉक टेस्ट में आपका जो मार्क्स है वो 80+ हो जाएगा। और 5 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं होगा, यानी मेरा टारगेट तो 50 ही है, लेकिन 5 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 5 करेंट अफेयर्स में अभी आपको नगाड़े लेकर चल रहा हूँ कि करेंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है। 80 अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कट ऑफ किसी भी बोर्ड का आदमी वही 60-70 के करीब जाता है कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका आराम से स्कोर बढ़ ही जाता है। तो आई होप इस चीज़ को समझे होंगे भली भांति। अगर और भी कोई आपको मन में डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आपको यदि आप रेलवे की तैयारी शुरू ही कर दिए हैं तो मन लगाकर पढ़िएगा, कुछ भी मत सोचिएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़िएगा। इसको अंतिम आप अपना एग्ज़ाम समझकर पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।